हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो, आज अपने डिस्कस करने वाले हैं जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारे पास में, जो अपने डिस्कस करने वाले हैं दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में अपने डिस्कस करने वाले हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, इसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को लेके लोगों ने अलग अलग थ्योरीज दी, उन अलग अलग थ्योरीज के बारे में अपने डिस्कशन करेंगे और उनमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी अपने डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है क्या? थर्मोडायनेमिक्स में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है क्या? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की सिंपल टर्म्स में बात करूं तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास में है किसी भी सब्सटेंस का, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, वेदर इट इज लिक्विड और वेदर इट इज सॉलिड। हम यहाँ पे सॉलिड की बात करेंगे। कोई भी सब्सटेंस है हमारे पास में, लेट्स से दिस इज आवर सब्सटेंस। इस सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री राइज करने के लिए या 1 केल्विन राइज करने के लिए, टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट होगा हमारे पास में, अमाउंट ऑफ हीट, तो हमें जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, कितनी हीट हमें रिक्वायर्ड है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ दिस सब्सटेंस बाय 1 केल्विन और बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज सेड टू बी हीट कैपेसिटी, नॉट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी उसको कहेंगे अपने। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 केल्विन और 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो स्पेसिफिक का मतलब है यदि ये हमें केजी में गिवन है, लेट्स से 10 केजी गिवन है, ये जो सब्सटेंस है वो 10 केजी गिवन है, या मोल में भी दिया हो सकता है, लेट्स से हमें 10 मोल गिवन है, और भी टर्म्स में गिवन हो सकता है, हमें मोल में भी हो सकता है, केजी में भी हो सकता है, ग्राम में भी हो सकता है। यदि केजी में है तो 1 केजी सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट होगी वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगी। फिर स्पेसिफिक वर्ड अपने यूज कर लेंगे। यदि पर यूनिट की अपने बात करेंगे वी कैन यूज स्पेसिफिक वर्ड। ठीक है, और यदि 1 मोल सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी अपने 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट होगी दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। थर्मोडायनेमिक्स में बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है ये। ठीक है, फिर भी मैंने यहाँ पे तुम्हें आइडिया दे दिया व्हाट इज स्पेसिफिक और व्हाट इज हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या डिफरेंस है, आई थिंक ये समझ में आया हो। लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू raise the temperature of given substance by 1 Kelvin or 1 डिग्री सेंटीग्रेड is said to be heat capacity। हीट कैपेसिटी इसको कहेंगे, स्पेसिफिक नहीं कहेंगे। स्पेसिफिक कब कहेंगे? पर यूनिट मास या पर यूनिट मोल, पर मोल या पर यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू raise the temperature of unit mass substance by 1 Kelvin or 1 डिग्री सेंटीग्रेड is known to be specific heat capacity। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास में अलग अलग टाइप की हो सकती है। ठीक है, एक सिंपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो सकती है जिसको ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कह सकते हैं। ग्राम क्यों कहेंगे, एक सेकेंड, ग्राम इस वजह से कहेंगे क्योंकि पर यूनिट जो मास है उसका टेम्परेचर अपने इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, और एक मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी हो सकती है, पर यूनिट मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए द अमाउंट ऑफ हीट हमें रिक्वायर्ड होगी दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
पेज हमने दूसरा यूज कर दिया था, इसके बाद ऐड करना था पेज, ठीक है। अब अपने बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट अपने बात करते हैं जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो अलग अलग टाइप की हो सकती है हमारे पास में। टाइप ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, टाइप ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो देयर आर टू टाइप ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास में एट कांस्टेंट प्रेशर, और दूसरा है हमारे पास में एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट प्रेशर पे सीपी से लिख देंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम पर सीवी से अपने रिप्रेजेंट कर देंगे। कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम का क्या मतलब है कि कांस्टेंट प्रेशर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो हमारे पास में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर तो 1 डिग्री से राइज कर रहे हैं, बट एट कांस्टेंट प्रेशर उसका प्रेशर चेंज नहीं कर रही है। जो सब्सटेंस है इसका जो प्रेशर है वो फिक्स है। हीट इसको, इसका अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, इसका अमाउंट ऑफ हीट इसको ट्रांसफर करेंगे, इसको जब हीट देंगे तो इसका प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए, दैट इज रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन इस पे इम्पोज कर रहे हैं कि प्रेशर शुड बी फिक्स्ड। तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बाई 1 डिग्री और 1 केल्विन, वो हमारे पास में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी एट कांस्टेंट प्रेशर। सिमिलरली हमारे पास में यदि यदि वॉल्यूम को अपने फिक्स रख रहे हैं, वॉल्यूम को फिक्स रखते हुए इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करते हैं अपने, तो अमाउंट ऑफ हीट कितनी रिक्वायर्ड होगी टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन और 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर यूनिट मोल ऑफ द गैस, दैट इज नोन टू बी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। या इसको मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कह देते हैं या ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कह देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटेंस अमाउंट। किस यूनिट में अपने अमाउंट ले रहे हैं, मोल में अमाउंट ले रहे हैं तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगी, मास में अमाउंट ले रहे हैं तो मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कह सकते हो, ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कह सकते हो, ठीक है। और सीपी की वैल्यू हमें पता है, सीपी और सीवी में एक रिलेशन है, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, और सीपी की वैल्यू यहां से हमें पता है हमेशा सीवी से ज्यादा होगी। इसका मतलब है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है वो कांस्टेंट प्रेशर पे ज़्यादा होगी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कम होगी। कांस्टेंट प्रेशर को रखते हैं तो हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कांस्टेंट प्रेशर रखते हैं तो हमें थोड़ी सी कम अमाउंट ऑफ हीट से भी अपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं। इस वजह से सीपी की वैल्यू सीवी से ज़्यादा होती है, ठीक है। प्रेशर कुकर का एग्जांपल ले सकते हो यहाँ पे तुम, उससे रिलेट कर सकते हो इसको, ठीक है। मैं उतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसको थर्मोडायनेमिक्स में मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है सब चीज़ें, क्लियर है। अब सॉलिड की बात करें अपने, तो सॉलिड की यदि अपने बात करें सॉलिड स्टेट फिजिक्स के, तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हमारे पास में इसकी यूनिट पता है ना, सीपी, जो हीट कैपेसिटी की यूनिट होती है, हीट कैपेसिटी होती है dQ/dt, तो ये होती है जूल पर केल्विन, ठीक है। यदि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो जूल पर केल्विन पर मोल हो जाएगी, या ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें जूल पर केल्विन पर केजी हो जाएगा। इस टाइप से अपने इसको यूनिट को भी डिफाइन कर सकते हैं। सॉलिड में बात करें, सॉलिड में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो सॉलिड में बेसिकली क्या होगा, सॉलिड में बेसिकली अपने सॉलिड की बात करेंगे और सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो अपने फिक्स रखेंगे, और मोस्ट ऑफ द केसेस में सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहेगा। यदि सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स रहेगा तो अपने कौन सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करेंगे, यहाँ पे सीवी की अपने बात करेंगे, यहाँ पे कौन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब सीवी की बात करेंगे तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में दो टाइप का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, एक होगा हमारे पास में एटॉमिक या लैटिस भी कह सकते हैं, लैटिस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और एक होगा हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जब भी सॉलिड में हीट कैपेसिटी की बात करेंगे देयर आर कंट्रीब्यूशन ऑफ टू टर्म, फर्स्ट इज एटॉमिक, दैट इज लैटिस, क्योंकि जो एटम है सॉलिड के अंदर दो क्वांटिटी हो सकती है। सॉलिड की जब अपने लैटिस की बात करेंगे तो लैटिस में हमारे पास में ये लैटिस पॉइंट है, इन पे हमारे पास में एटम, दीज आर द लैटिस पॉइंट, दे आर द एटम, ठीक है। तो इनमें क्या होगा, ये एटम है और इसमें यहाँ एटम है,
एटम के साथ में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी, यहाँ एटम है, एटम के साथ में इलेक्ट्रॉन भी, एटम है, एटम के साथ में इलेक्ट्रॉन भी है। तो इसको जब अमाउंट ऑफ हीट देंगे अपने, डेल्टा क्यू हीट इसको ट्रांसफर करेंगे सॉलिड में, डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट इसको देंगे, तो एटम भी वाइब्रेट कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन है उनका मोशन भी इंक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन यदि फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उनका मोशन इंक्रीज हो जाएगा, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है तो भी वो उनकी जो बाउंडेडनेस है, उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज कर जाएगी, वो लेस बाउंड हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक लेस बाउंड हो जाएंगे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू टेम्परेचर के साथ में चेंज होगी। तो लैटिस वाइब्रेशन की वजह से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो अपने हीट देंगे वो लैटिस वाइब्रेशन में जाएगा कुछ, और इलेक्ट्रॉन मोशन में जाएगा। जो भी अपने हीट प्रोवाइड करेंगे बाहर से, that will go into lattice vibration. One part of the heat will go into lattice vibration and other part will go into the electron motion, electronic motion, इलेक्ट्रॉन के मोशन में कुछ पार्ट जाएगा। तो ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे, दिस बोथ क्वांटिटी आर रिस्पॉन्सिबल टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी सॉलिड। ठीक है, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड। आई थिंक इट इज विजिबल है, ये ज़्यादा छोटा नहीं लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब यदि अपन बात करें कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में एक्सपेरिमेंटली हमें क्या रिजल्ट्स मिले और उन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को कैसे अलग अलग साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की और कितना सक्सेसफुल रहे, कौन ज़्यादा सक्सेसफुल रहा और क्या बेसिक अजम्पशंस लिए टू एक्सप्लेन दी एक्सपेरिमेंट रिजल्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स की। क्या हमें एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स मिले? एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को लेके कौन कौन से हमें एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मिले? सबसे पहला हमें एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये देखने को मिला कि रूम टेम्परेचर पे जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी, जो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर उसकी वैल्यू किसी भी सॉलिड के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट रूम टेम्परेचर, ये एक्सपेरिमेंटली हमें मिला। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट रूम टेम्परेचर फॉर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू 3n kb। ये हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखने को मिली 3n kb। n यहाँ पे नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट है, या नंबर ऑफ एटम भी कह सकते हैं, या नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट। तो रूम टेम्परेचर पे हमें जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखने को मिली, दैट आर द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। ठीक है, इनको हमें प्रूव करना है। रूम टेम्परेचर मतलब हम कह सकते हैं हाई टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का यहाँ पे मतलब है हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर की अपने बात कर रहे हैं। तो हाई टेम्परेचर पे जो हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखने को मिली वो ये मिली 3n kb। kb बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। सेकंड पॉइंट, सेकंड एक्सपेरिमेंटल हमें रिजल्ट ये देखने को मिला कि T इक्वल टू 0 केल्विन पर जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, T इक्वल टू लगभग हम कह सकते हैं लो टेम्परेचर पे, लगभग T इक्वल टू T टेंस टू 0 केल्विन या T टेंस टू लो टेम्परेचर, नॉट एग्जैक्टली 0, टेंस टू 0, लो टेम्परेचर पे मतलब 0 के आसपास। बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर की यदि अपने बात करें, वैसे तो 0 ही हो जाएगी 0 केल्विन पर तो, लेकिन अपने 0 के आसपास 1 केल्विन 2 केल्विन 3 केल्विन की अपने बात कर रहे हैं, नेगेटिव में बात कर रहे हैं, नेगेटिव डिग्री सेंटीग्रेड में बात कर रहे हैं, -260 -270 इस डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो वेरी कर रही थी वो T³ से वेरी कर रही थी फॉर इंसुलेटर मटेरियल। इंसुलेटर के लिए T³ से वेरी कर रही थी यदि हमारे पास में इंसुलेटिंग मटेरियल है, और यदि हमारे पास में मेटेलिक मेटल्स है या मैग्नेटिक मटेरियल है सॉलिड के अंदर, तो उसके लिए जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी वो T के प्रोपोर्शनल थी फॉर मेटल और मैग्नेटिक मटेरियल। तो ये हमें एक सेकंड रिजल्ट देखना, ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया। एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट्स को देखा कि लो टेम्परेचर पर जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है मेटल्स के लिए T³ के प्रोपोर्शनल है, और सॉरी मेटल नॉट मेटल, इंसुलेटर के लिए T³ के प्रोपोर्शनल है, और मेटल्स की बात करें या
मैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो इनके लिए जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो T के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और ये हमारे पास में कुछ रिजल्ट्स मिले। और मैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसकी वैल्यू क्यूरी टेम्परेचर के आसपास में काफ़ी हाई देखने को मिली। एक और रिजल्ट था मैग्नेटिक मटेरियल के लिए, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसकी वैल्यू हाई देखने को मिली नियर क्यूरी टेम्परेचर। अब ये क्यूरी टेम्परेचर क्या है, इसको अपने आगे जब मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्यूरी टेम्परेचर को मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हमें देखने को मिले, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से रिलेटेड। ठीक, आई होप इतना समझ में आया। एक बार इसको नोट करो तीनों रिजल्ट्स को, फिर अपने आगे बढ़ते हैं कि अलग अलग साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन कौन सी थ्योरी दी। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप की थ्योरीज दी गई, इसको आई होप नोट कर लिया होगा तुमने। तो यहाँ पे देर आर टू टाइप ऑफ थ्योरी दैट हैड गिवन एट दिस टाइम। दो टाइप की थ्योरी थी हमारे पास में। फर्स्ट थ्योरी थी थ्योरी दैट गिवन, फर्स्ट थ्योरी हमारे पास में थी क्लासिकल थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल रिजल्ट्स, जिसमें क्लासिकल कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है। इस थ्योरी को दिया था ड्यूलोंग एंड पेटिस्लो, पेटिट लो भी कह देते हैं, ड्यूलोंग एंड पेटिट लो, ड्यूलोंग पेटिट लो भी इसको कह देते हैं क्योंकि ये इन्होंने इस थ्योरी को दिया था। ठीक है, सेकेंड थ्योरी दी गई, सेकेंड थ्योरी क्वांटम थ्योरी। अब क्वांटम में दो साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दी थी। फर्स्ट दी थी आइंस्टीन ने, फर्स्ट क्वांटम थ्योरी दी थी आइंस्टीन ने। आइंस्टीन जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन की थ्योरी दी थी, सेम उसी टाइप का कॉन्सेप्ट को यूज करके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। उसके बाद में एक थ्योरी दी थी डीबाई ने, जिसको डीबाई थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी अपने कह देते हैं। ये तीन थ्योरी हमारे पास में, ये क्लासिकल थ्योरी है, ड्यूलोंग एंड पेटिट लो, डीपी लो भी कह देते हैं इसको। ठीक है, क्वांटम थ्योरी दैट इज गिवन बाय आइंस्टीन एंड डीबाई। तो क्लासिकल थ्योरी हाई टेम्परेचर पे इजीली एक्सप्लेन कर पाती है इन रिजल्ट्स को, लो टेम्परेचर पे फेल हो जाती है। आइंस्टीन थ्योरी है वो भी हाई टेम्परेचर पे इजीली एक्सप्लेन कर पाती है, लो टेम्परेचर भी कहीं मतलब इतना एक्सप्लेन नहीं करती है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर पाती है, लेकिन इतने फाइन रिजल्ट नहीं देखने को मिलते। फिर डिबाई ने जो लास्ट थ्योरी दी थी वो कंप्लीटली इन रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करती है। उसके बाद में भी बहुत सारी थ्योरीज दी गई जिसके बारे में हमें स्टडी नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपने क्लासिकल थ्योरी की। ठीक है, इसके क्या अजम्पशंस है, क्या कंसीडर किया गया, ड्यूलोग एंड पेटिट ने क्या कंसीडर किया, ठीक है, इन सब के बारे में अपने डिस्कस करते हैं। फर्स्ट थ्योरी हमारे पास में क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। डीपी लो, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग देखो, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एटम है, जो लैटिस पॉइंट है या जो एटम है, क्या अजम्पशंस है इस थ्योरी के, क्या कंसीडर किया गया और किसके बेसिस पे जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसको कैलकुलेट किया गया। इस थ्योरी के बेसिस पे क्या कहा गया, जो एटम है हमारे पास में उनको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसीडर किया गया। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, जो हमारे पास में एटम है, जो लैटिस पॉइंट है, उनको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसीडर किया गया। और जब एक ऑसिलेटर है उसके हमें पता है तीन पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकता है। तो यदि उसकी एनर्जी यदि अपने कैलकुलेट करें, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कोई भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है जिसकी जो एनर्जी होती है हमारे पास में px² / 2m, वन डायमेंशन में यदि बात करें हाफ kx², तो वन डायमेंशन में जो इसकी एनर्जी होती है हमारे पास में वो होती है kBT। ये यहाँ से अपने इसको जब सोल्व करेंगे, अपने सोल्व करके यदि एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करेंगे अपने,
वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो एवरेज एनर्जी आएगी हमारे पास में, दैट वुड बी KBT। ये वेक्टर साइन क्यों लगाया मैंने यहाँ पे, जो हमारे पास में एनर्जी आएगी वो आएगी KBT, एवरेज एनर्जी। एवरेज एनर्जी आएगी हमारे पास में KBT। ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी हमने अच्छे से डिस्कस किया और हमने ये फाइंड आउट भी किया एवरेज एनर्जी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में भी ये कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया था, जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन को भी क्लासिकल मैकेनिकली ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए जो एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो एवरेज एनर्जी हमने कंसिडर की थी वो हमने KBT ही कंसिडर की थी, और उससे हमारा रिजल्ट सही नहीं आया था। ठीक है, अब उसमें जो दीवार थी ब्लैक बॉडी की, जो वॉल्स थी, उस वॉल को हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसिडर किया गया था और उसकी जो एवरेज एनर्जी कंसिडर की गई थी वो KBT कंसिडर की गई थी। 3 डायमेंशन में बात करें, यदि n ऑसिलेटर और 3 डायमेंशन की बात करें, इफ वी हैव n ऑसिलेटर, या ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में अच्छे से ये प्रूफ अपने करते हैं, यहाँ दोबारा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कतई। ठीक है, यदि अपने बात करें नेक्स्ट 3 डायमेंशन और अपने n ऑसिलेटर की बात करें, लेट्स से वी हैव n ऑसिलेटर इन लैटिस, कंप्लीट लैटिस, हमारे पास में n ऑसिलेटर है, तो नेट एनर्जी, नेट एवरेज एनर्जी की बात करें तो ये आएगा 3n KBT। और हमें पता है जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो होती है DE/dt। एवरेज एनर्जी को टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये आ जाएगा 3n KB। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास में। और यदि हमारे पास में जो नंबर ऑफ जो पार्टिकल है, जो नंबर ऑफ ऑसिलेटर है वो Na है, इफ Na ऑसिलेटर है हमारे पास में, Na का मतलब आवोगाद्रो नंबर है। आवोगाद्रो नंबर का मतलब है यहाँ पे कि 1 मोल की अपने बात कर रहे हैं, 1 मोल में जो ऑसिलेटर होते हैं वो कितने होते हैं, Na। 1 मोल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं वो आवोगाद्रो नंबर होता है। यदि 1 मोल सब्सटेंस की बात करें तो यहाँ पे हमें 1/n नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि अपने 1 मोल की बात कर रहे हैं। 1 मोल में जो हमारे पास में नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं वो Na होते हैं। बात समझ में आ रही है? 6.023 इंटू 10⁻23, 1 मोल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं हमारे पास में। ठीक है, तो यहाँ पे 3Na KB भी अपने लिख सकते हैं, 3Na KB को, Na KB को 3R भी लिख सकते हैं, गैस कॉन्स्टेंट। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू हमारे पास में 3R भी लिख सकते हैं, 3Na KB भी लिख सकते हैं, और यदि 1 मोल से ज़्यादा मोल की बात करें तो 3n KB भी अपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को लिख सकते हैं। और ये कह रहा है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, तो ड्यूलॉग पेटिट लॉ क्या कह रहा है कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होगी, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी होगी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। इसका यदि टेम्परेचर के साथ में ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ वुड बी कॉन्स्टेंट कर्व होगा 3R CV का T के साथ में, टेम्परेचर के साथ में चेंज नहीं होगी। बट एक्सपेरिमेंटली हाई टेम्परेचर पे तो ये ठीक है, 3n KB आ रहा है हमारे पास में, लेकिन लो टेम्परेचर पे ये वेरी कर रही है एक्सपेरिमेंटली। बट ड्यूलॉग एंड जो क्लासिकल थ्योरी हमें कहती है कि लो टेम्परेचर पे भी ये सेम ही रहेगी, कॉन्स्टेंट ही रहेगी, तो ये थ्योरी लो टेम्परेचर पे फेल हो जाती है। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी फेल्स एट लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे एक्सप्लेन कर देती है, लो टेम्परेचर पर फेल हो जाती है। तो एक किसी पॉइंट पे फेल होगी, मतलब कुछ ना कुछ कमियां हैं जो हमने अजम्पशंस कंसीडर किए हैं उसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं, वो हमने सही नहीं कंसीडर की। फेल हो रही है थ्योरी, इसका मतलब अजम्पशंस ही हमारे गलत है, क्योंकि किसी भी थ्योरी को अजम्पशंस के बेसिस पे ही प्रूफ किया जाता है। तो अजम्पशंस में ही कमी है, तो एक्चुअल में हम वहां तक नहीं पहुंच पाए थे जहां तक हमें पहुंचना चाहिए। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट एपिसोड में बात करते हैं। जो नेक्स्ट थ्योरी दी गई थी क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी दी गई थी ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक हाइपोथेसिस। ठीक है, आइंस्टीन थ्योरी भी जिसको अपने कह देते हैं। और यहाँ पे जो SHM था ना, ड्यूलॉग पेटिट लॉ में, यहाँ पे जो सभी पार्टिकल SHM कर रहे थे वो सेम फ्रीक्वेंसी से SHM कर रहे थे।
ऑल पार्टिकल हैव सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी से एसएचएम कर रहे थे। ठीक है, वही अपने बात करें यहाँ पे आइंस्टीन थ्योरी की। एक बार इसको नोट करो क्लासिकल थ्योरी को, फिर अपने आइंस्टीन थ्योरी पे आगे बढ़ते हैं और आइंस्टीन थ्योरी ने क्या अजम्पशंस लिए और इसको कैसे एक्सप्लेन किया, इसको अपने प्रूव करते हैं। ठीक है, यदि आइंस्टीन थ्योरी की अपने बात करें तो आइंस्टीन थ्योरी में जो आइंस्टीन ने कंसीडर किया था वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ना कंसीडर करके उसको क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसीडर किया था। आइंस्टीन ने जो लैटिस एटम थे, जो लैटिस पॉइंट थे हमारे पास में, या जो एटम थे, उनको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसीडर नहीं किया था, बल्कि उनको क्या कंसीडर किया था, क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसीडर किया था। क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑन द बेसिस ऑफ प्लांक हाइपोथेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ, उस टाइम तक ऑन द बेसिस ऑफ प्लांक हाइपोथेसिस, उस टाइम तक प्लांक्स ने अपना लॉ दे दिया था, प्लांक हाइपोथेसिस, कि जो लाइट है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। आई थिंक जब क्लासिकल थ्योरी डेवलप की गई थी, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि क्लासिकल थ्योरी कब दी गई। जब क्लासिकल थ्योरी दी गई थी आई थिंक तब तक प्लांक्स लॉ नहीं आया था। हो सकता है तब तक ड्यूलोग पेटिट्स भी अपनी थ्योरी को मॉडिफाइड कर देते, लेकिन तब तक आई थिंक प्लांक रेडिएशन लॉ नहीं दिया गया होगा, हो सकता है ऐसा। ठीक है, और जो क्लासिकल थ्योरी है उसके बाद में जो आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी दी थी, आइंस्टीन ने जितनी भी थ्योरी दी है वो प्लांक हाइपोथेसिस के बेसिस पे एक्सप्लेन किया। आइंस्टीन ने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया है, ठीक है, वो प्लांक हाइपोथेसिस के बेसिस पे एक्सप्लेन किया। आइंस्टीन ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया था, वो भी किसके बेसिस पे एक्सप्लेन किया था, प्लांक हाइपोथेसिस के बेसिस पे। आइंस्टीन ने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को भी एक्सप्लेन किया था ऑन दी प्लांक हाइपोथेसिस बेसिस। प्लांक हाइपोथेसिस क्या कहता है, प्लांक हाइपोथेसिस हमें ये कहता है कि जो लाइट है उसको अपने पार्टिकल कंसीडर कर सकते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में उसको डिवाइड कर सकते हैं, जिसको अपने पार्टिकल कहेंगे, और एक पार्टिकल को अपने फोटोन कह देते हैं। और एक फोटोन की जो एनर्जी होती है हमारे पास में एन एच म्यू, यदि एन फोटोन है तो एन एच म्यू हमारे पास में एनर्जी होगी। यदि लाइट को एन फोटोन में कंसिडर कर रहे हैं तो एन एच म्यू उसकी एनर्जी होगी। तो आइंस्टीन ने इसके बेसिस पे, तो हमारे पास में यदि हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसिडर करें इसको, यदि लेट्स से एटम है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर, लेकिन क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसिडर किया गया। हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसिडर करें, क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो क्वांटम मैकेनिकली जो एवरेज एनर्जी हमारे पास में हार्मोनिक ऑसिलेटर की निकल के आती है, सॉरी, हमारे पास में अलग अलग जो एनर्जी निकल के आती है वो n प्लस हाफ एच म्यू लिख सकते हैं या एच कट ओमेगा भी लिख सकते हैं। और ये हमारे पास में अलग अलग एनर्जी निकल के आती है यदि अपने जो एटम है, लैटिस है, उसको हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो कंसीडर करें। ठीक, क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं, इसको एसएचएम की जगह ये लिख लो कि क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं कंसीडर किया गया। क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बजाय उसको क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो कंसीडर किया गया। ठीक है, तो ये एनर्जी है, तो यहां से एवरेज एनर्जी अपने कैलकुलेट करेंगे। एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, क्लासिकल क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हमने कैलकुलेट भी किया है इसको। एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला है हमारे पास में e की पावर माइनस बीटा ई डी एक्स डी पी एक्स, यदि वन डायमेंशन की बात करें e की पावर माइनस बीटा ई इंटू साथ में ई भी आएगा यहाँ पे डी एक्स डी पी एक्स। इस फॉर्मूले का अपने यूज करेंगे और ये सेम प्रॉब्लम हमने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में सॉल्व की थी और एवरेज एनर्जी हमने कैलकुलेट की थी। तो यहाँ पे जो एवरेज एनर्जी निकल के आएगी वन डायमेंशन में एट टेम्परेचर टी, तो एवरेज एनर्जी आएगी हमारे पास में एवरेज एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर एट टी टेम्परेचर इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन की बात करें सिंगल पार्टिकल के लिए, सिंगल ऑसिलेटर की बात करें तो एवरेज एनर्जी वुड बी एच कट ओमेगा बाय 2 प्लस ई की पावर, सॉरी, एच कट ओमेगा ई की पावर एच कट ओमेगा बाय के बी टी माइनस 1।
ये एवरेज एनर्जी निकल के आएगी 1 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में और n ऑसिलेटर की बात करें, इफ वी हैव n ऑसिलेटर एंड एवरेज एनर्जी, और 3 डायमेंशन की बात करें, वी हैव n ऑसिलेटर, n हार्मोनिक ऑसिलेटर हमारे पास में। ये एवरेज एनर्जी याद, फॉर्मूला तुम्हें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ये याद होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करें और 3 डायमेंशन की बात करें, 3D की बात करें, तो एवरेज एनर्जी हमारे पास में होगी 3n एच कट ओमेगा बाई 2 प्लस 3n एच कट ओमेगा ई की पावर एच कट ओमेगा बाय के बी टी माइनस 1। ये हमारे पास में एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला हो, इसको अपने कहेंगे 0 पॉइंट एनर्जी, 0 पॉइंट एनर्जी। तो ये हमारे पास में एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला होगा। आइंस्टीन ने जो एवरेज एनर्जी है वो इस टाइप से कैलकुलेट की। और यदि अपने बात करें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, तो यहाँ से एवरेज एनर्जी से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अपने, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये भी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में प्रूव करवाया और फिर भी मैं यहाँ पे प्रूव कर देता हूँ। डी बाई डी टी ऑफ एवरेज एनर्जी, फर्स्ट टर्म तो हमारे पास में कॉन्स्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव लोगे ये तो 0 आ जाएगा। ये नीचे वाली क्वांटिटी में यहाँ पे टेम्परेचर आ रहा है, तो इसका हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ई की पावर एच कट ओमेगा बाय के बी टी माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख दो इसको एक बार, ठीक है। नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर, ऊपर वाली टर्म एज इट इज, सॉरी नीचे वाली टर्म एज इट इज के बी टी माइनस 1, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव 0 आ जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है माइनस, ऊपर वाली टर्म एज इट इज 3n एच कट ओमेगा, और नीचे वाली टर्म का इसका डेरिवेटिव लेना है, तो इसके डेरिवेटिव में ई की पावर एच कट ओमेगा बाय के बी टी का डेरिवेटिव लोगे तो ई की पावर वही आ जाएगा, एच कट ओमेगा बाय के बी टी का डेरिवेटिव लोगे तो एच कट ओमेगा बाय टी की पावर माइनस 1 हो जाएगा, डी बाई डी टी, तो माइनस 1 बाय टी स्क्वायर, तो ये नीचे टी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एच कट ओमेगा बाय टी स्क्वायर इंटू 3n एच कट ओमेगा और ई की पावर एच कट ओमेगा बाय के बी टी, ठीक, अपॉन ई की पावर एच कट ओमेगा बाय के बी टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है। और एच कट ओमेगा बाय के बी को अपने लिख देंगे यहाँ पे थीटा ई, इसको अपने पुट कर देंगे, एच कट ओमेगा बाय के बी को पुट कर देंगे थीटा ई, ये होगा थीटा ई। थीटा ई को अपने आइंस्टीन टेम्परेचर भी कह देते हैं, ये इसकी जो यूनिट होगी वो टेम्परेचर में होगी, केल्विन में होगी, आइंस्टीन टेम्परेचर। तो ये जो हमारे पास में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाएगी एच कट ओमेगा बाई टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3n को बाहर निकाल लो, एच कट ओमेगा बाई टी स्क्वायर और एच कट ओमेगा का होल स्क्वायर, ठीक है। ई की पावर एच कट ओमेगा बाय के बी टी, ई की पावर एच कट ओमेगा बाय के बी टी माइनस 1, ठीक है। तो 3n इंटू थीटा ई का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर थीटा ई बाय टी, ई की पावर थीटा ई बाय टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। एक बार चेक कर लेता हूं मैं, ये हमारे पास में फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है। 3n थीटा ई स्क्वायर ई की पावर थीटा ई बाय टी, एक सेकेंड रुको, यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है, एच कट ओमेगा बाय के बी स्क्वायर आएगा यहाँ पे, क्या पुट किया हमने, के बी पुट किया ना, तो यहाँ पे नीचे के बी पुट करो, यहाँ पे ऊपर के बी स्क्वायर आएगा, टी स्क्वायर तो नीचे रहेगा, एक सेकेंड रुको,
कुछ ना कुछ गड़बड़ की है मैंने यहाँ पे। एच कट ओमेगा बाय के बी, यहाँ पे भी हमारे पास में के बी था ना, ओनली टी स्क्वायर थोड़ी आएगा। यहाँ पे भी के बी था, यहाँ पे एक नीचे के बी था, और यहाँ पे के बी था नीचे, तो एक ऊपर के बी से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे के बी से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे के बी रह जाएगा और ये थीटा ई बाय टी रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास में फाइनल रिजल्ट आएगा। एक सेकंड में इसको दोबारा लिख देता हूँ, ये हमने एक टर्म मिस कर दी यहाँ पे। सी वी इक्वल टू 3n के बी और एच कट ओमेगा बाय के बी स्क्वायर, तो इसको थीटा ई और बाय टी का होल स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास में ई की पावर एच कट ओमेगा बाय ई की पावर थीटा ई बाय टी अपॉन ई की पावर थीटा ई बाय टी -1 का होल स्क्वायर, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आएगी। और यदि हमारे पास में 1 मोल गैस है, 1 मोल हमारे पास में जो सॉलिड है, उसमें जो नंबर ऑफ ऑसिलेटर है वो 1 मोल के इक्वल है। 1 मोल का मतलब है जो n की वैल्यू है वो Na के इक्वल है। ठीक है, नंबर ऑफ जो ऑसिलेटर है वो हमारे पास में अवोगाद्रो नंबर के इक्वल है। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगी वो 3n की जगह Na हो जाएगा, 3Na के बी थीटा ई बाय टी का होल स्क्वायर ई की पावर थीटा ई बाय टी ई की पावर थीटा ई बाय टी -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और Na के बी को R लिख देंगे, 3R। ठीक है, गैस कांस्टेंट, 3R थीटा ई बाय टी का होल स्क्वायर ई की पावर थीटा ई बाय टी ई की पावर थीटा ई बाय, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो तुम्हें याद रखना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दैट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आइंस्टीन ने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला है वो डिराइव किया था। अब अपने बात करते हैं हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर लिमिट की, क्या आइंस्टीन इस चीज को एक्सप्लेन कर सके या नहीं कर सके। ठीक है, ये अपने डिस्कस करते हैं। ठीक है, एट हाई टेम्परेचर की बात करें, हाई टेम्परेचर का मतलब है, देखो हाई टेम्परेचर का मतलब है जो थीटा ई की वैल्यू है वो लेस देन होगी टी से। आइंस्टीन टेम्परेचर है वो एक्चुअल टेम्परेचर से कम होगा हाई टेम्परेचर पे। तो एच कट ओमेगा बाय के बी की जो वैल्यू है वो टी से कम होगी। इसका मतलब एच कट ओमेगा जो फोटोन की जो एनर्जी है वो बाहर की जो एनर्जी के बी टी एनर्जी उससे काफ़ी ज़्यादा कम होगी। तो थीटा ई की वैल्यू टी से बहुत ज़्यादा कम है। तो इस पर्टिकुलर केस में सी वी 3R थीटा ई बाय टी का होल स्क्वायर और ई की पावर थीटा ई बाय टी रहेगा ये, और नीचे वाली क्वांटिटी इसको 1 प्लस थीटा ई बाय टी लिख देंगे। ठीक है, 1 प्लस थीटा ई बाय टी -1, ठीक है, की होल स्क्वायर, वो -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा। ई की पावर थीटा ई बाय टी क्या होगा, ई की पावर थीटा ई बाय टी हो जाएगा हमारे पास में, एक सेकेंड, ई की पावर थीटा ई बाय टी की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज है तो ये लगभग 1 हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि टी टेंड टू इन्फिनिटी, नीचे वाले टर्म इन्फिनिटी, तो ये ई की पावर 0 हो जाएगा, ई की पावर 0 1 हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे 1 कर दोगे तो फिर ये ऊपर वाली क्वांटिटी इन्फिनिटी चली जाएगी, तो यहाँ पे माइनस में 1 आ रहा है तो यहाँ पे अपने इसको 1 नहीं लिख सकते, इसको तुम्हें लिखना पड़ेगा 1 प्लस थीटा ई बाय टी। इसको 1 नहीं लिख सकते तुम यहाँ पे, यदि वो सिंगल आ रहा है तो 1 लिख दो, यदि -+1 आ रहा है तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उसकी वैल्यू होगी। तो 3R थीटा ई बाय टी का होल स्क्वायर और ये थीटा ई बाय टी का होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3R। तो हाई टेम्परेचर पे सेम एग्जैक्टली वही रिजल्ट मिल रहा है हमें जो क्लासिकल थ्योरी से भी मिला और जो एक्सपेरिमेंटली भी हमें देखने को मिला। यदि लो टेम्परेचर की बात करें, एट लो टेम्परेचर
लो टेम्परेचर की बात करें तो इसका मतलब थीटा ई की वैल्यू ज़्यादा है टेम्परेचर से, एच कट ओमेगा की वैल्यू ज़्यादा है के बी टी से। तो सी वी क्या आएगा, 3R थीटा ई बाई टी का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर थीटा ई बाई टी, और 1 को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देंगे, थीटा ई बाई टी का होल स्क्वायर, क्योंकि थीटा ई की वैल्यू टी से ज़्यादा है तो यहाँ पे अपने 1 को यहाँ पे अपने नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये होल स्क्वायर है तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3R थीटा ई बाई टी का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस थीटा ई बाई टी। ठीक है, तो ये हमारे पास में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी एट लो टेम्परेचर पर। अब लो टेम्परेचर की बात करें, जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो लो टेम्परेचर पर ये जो टर्म है वो ज़्यादा डोमिनेट करेगी इस टर्म से, टी स्क्वायर से, 1/t² के भी प्रोपोर्शनल है ये, और ई की पावर माइनस थीटा ई बाई टी के भी प्रोपोर्शनल। लो टेम्परेचर पे ये डोमिनेट करेगी टर्म। तो इसका ये ग्राफ जो आएगा वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी टेम्परेचर के साथ। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी हमारे पास में। यदि हमें यहाँ पे इसका ग्राफ प्लॉट करना हो तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से प्लॉट होगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई टेम्परेचर पे तो कांस्टेंट है, यहाँ तक कांस्टेंट, और लो टेम्परेचर पे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी हमारे पास में। ठीक है, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। और t इक्वल टू 0 पर ऐसा नहीं है भाई 0 हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, 1/t का भी, 1/t² का भी, और e की पावर माइनस थीटा ई बाई टी का भी, दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। और ये टर्म डोमिनेट करेगी लो टेम्परेचर पे, एक्सपोनेंशियल थीटा ई बाई टी। तो ये हमारे पास में सी वी का टी के साथ में ग्राफ होगा। ठीक है, सी वी इक्वल टू 3R, और ये एक्सपोनेंशियल कर्व होगा। ठीक, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगी, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी। अब एक्सपोनेंशियली जो स्पेसिफिक एक्सपोनेंशियल, लेकिन एक्चुअल जो कर्व आना चाहिए वो आना चाहिए सी वी प्रोपोर्शनल टू टी क्यू वाला कर्व। तो इससे एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ हद तक उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है वो, लेकिन एग्जैक्ट मैचिंग नहीं है। तो आइंस्टीन थ्योरी भी हाई टेम्परेचर पर उसको एक्सप्लेन कर पाई, लो टेम्परेचर पर एक्सप्लेन नहीं कर पाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को। तो हम कह सकते हैं आइंस्टीन थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। आइंस्टीन थ्योरी सक्सेसफुली explain CV at high temperature but fails at low temperature। लो टेम्परेचर पे ये भी थ्योरी फेल हो जाती है। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट हमारे पास में है जो नेक्स्ट थ्योरी है दैट इज डिबाई थ्योरी। ये अपने डिस्कस करेंगे अभी। डिबाई थ्योरी ये भी क्वांटम थ्योरी है, इसको भी अपने एक्सप्लेन करेंगे और ये कंप्लीटली एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें क्या कंसीडर किया गया वो सारी चीज़ें देखेंगे। जो डिस्कशन होगा मोस्ट ऑफ द डिस्कशन क्वालिटेटिव होगा, और कुछ मैथमेटिकल रिजल्ट भी एक्सप्लेन करूंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। पूरा प्रूफ करने की हमें ज़रूरत नहीं। ठीक है, अपने मेन टारगेट कर रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिजल्ट हमारे काम के हैं क्वालिटेटिव डिस्कशन हमें करना है इन चीज़ों का। जिसके डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, जिसके रिक्वायर्ड है वो डेरिवेशन भी करवाऊंगा। ठीक है, जिसके नहीं रिक्वायर्ड वो करने की हमें ज़रूरत नहीं है।